नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार भाई साहब। आज सोलन की सुंदर वादियों में 2 अक्टूबर के दिन मैं और मेरे बड़े भ्राताश्री डॉक्टर सीपी भसीन अपने कुछ विचार महात्मा राष्ट्रपिता गांधी जी के ऊपर व्यक्त करेंगे। तो मैं अपने विचारों की शुरुआत करता हूं। महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में प्रख्यात हैं, वो एक अद्भुत प्राणी थे, एक अद्भुत इंसान थे। एक बहुत छोटा सा शब्द कि इंसान को हिंसावादी नहीं अहिंसावादी होना चाहिए, ये सबको पता होता है। इस शब्द में कुछ ऐसी बात नहीं है जो किसी को पढ़ी जा सके, लेकिन उस अद्भुत इंसान ने इस शब्द को अपने जीवन काल के दौरान विश्व के हर व्यक्ति के जहन तक पहुंचाया और हर व्यक्ति ने महात्मा गांधी के नाम से जिस चीज को जाना कि एक महात्मा गांधी हैं जो ये कहते हैं कि अहिंसा से रहो, और लोगों ने उनकी बात को माना, पूरे विश्व ने माना। इसीलिए मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी एक अद्भुत व्यक्ति हैं, और मैं इस बात के ऊपर अपने ऊपर गर्व करता हूं कि ऐसी शख्सियत जो कि हर शख्सियत से ऊंची लगती है मुझे, वो मेरे देश भारत में पैदा हुई, भारतीय है। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। सिर्फ उस वक्त की पीढ़ी ही नहीं, महात्मा गांधी की शब्दों की लेगेसी आने वाली पीढ़ियों में दर पीढ़ी ट्रांसफर होती जा रही है, और उनका नाम अमर है, अमर था और अमर ही रहेगा। अब आप कुछ कहिए। मित्रों, आज 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष ने तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिया ही था, लेकिन आज और एक देश के महापुरुष, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, बनारस के पास 15 किलोमीटर में मुगल सराय, वहां उनका जन्म हुआ था। दोनों ही अद्भुत महान थे और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों को मैं नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लेकिन चूंकि आज हम गांधी जी पर चर्चा करने जा रहे हैं, भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी शुरुआत की कि जो उनका अहिंसा का मूल मंत्र था, बहुत बड़ा हथियार था। यहां मैं ये बात और इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, गांधी जी ने अहिंसा की बात करी थी, लेकिन गांधी जी से पहले हमारे देश में 2 महापुरुष परमात्मा के रूप में और हुए थे, जिन्होंने हमें अहिंसा शब्द से परिचित करवाया था। एक थे गौतम बुद्ध और एक थे महावीर स्वामी जी। मेरे ख्याल गोयल साहब मेरी बात से एग्री करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अहिंसा शब्द गांधी जी की देन नहीं थी। अहिंसा शब्द भगवान महावीर, गौतम बुद्ध की देन थी। उन दोनों ने हमें अहिंसा का प्रथम पाठ पढ़ाया था, लेकिन उनकी जो अहिंसा की धारणा थी वो एक परमात्मा स्वरूप में थी, जिनको हर व्यक्ति पूछता था। गांधी जी की जो अहिंसा की धारणा थी, वो भी अहिंसा के उतने ही बड़े पुजारी थे। गांधी जी, मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं, जितने भगवान महावीर या गौतम बुद्ध थे उतने ही बड़े पुजारी, लेकिन उनका एक संसार से आइसोलेट होकर अहिंसा का मंत्र देना, और गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का शस्त्र अपनाया था। तो मैं समझता हूं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी से यदि यह देखा जाए कि आजादी के आंदोलन में जब आंदोलन होता है, तब ऐसा लगता है कि वह अहिंसा मंत्र की पालना होगी, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भी
अहिंसा की गांधी जी ने उतनी ही पूजा की थी जितनी महावीर स्वामी या भगवान बुद्ध ने की थी। अब मैं दो बातों पर और आऊंगा। एक तो अहिंसा की बात हो गई। जो गांधी जी के दूसरे मंत्र थे वो मैं समझता हूं वो एक ऐसी फिलॉसफी थी जो गांधी जी ने पहली बार पूरे विश्व को दी थी। एक सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह करना, अड़ना, उसी को सत्याग्रह कहा जाता है। हम कई बार वैसे पिकेटिंग शब्द जो इंग्लिश में धरना के लिए काम में लिया जाता है। धरना मीन्स जब हम किसी इंस्टीट्यूट के बाहर बैठ के अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हैं शांतिपूर्वक, उसको हम धरना कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं सत्याग्रह के लिए भी इंग्लिश में वर्ड सत्याग्रह है, लेकिन पिकेटिंग से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। दूसरा जो एक उनका मूल मंत्र था और जो गांधी फिलॉसफी को बहुत आगे ले जाता है वो था चरखा कातला। अभी भी जितने राजनयिक, जितने अमेरिका के हों, फ्रांस के हों, जापान के हों, ब्रिटेन के हों, जब जब कोई भी उच्च राजनीतिज्ञ या डिप्लोमेट आते हैं साबरमती आश्रम में जाकर चरखा जरूर काटते हैं। अब प्रश्न ये उठता है क्या चरखे से गांधी जी आजादी दिलवाना चाहते थे? चरखा काटने से तो आजादी नहीं मिल सकती। फिर प्रश्न ये उठता है ये गांधी जी ने ये सत्याग्रह का कंसेप्ट ठीक है, मैं मानता हूं आप सत्याग्रह करेंगे शांति से, अहिंसा से सत्याग्रह करेंगे, आगे जो आपका मांग स्वीकार नहीं कर रहा उस व्यक्ति को झुकना पड़ेगा। चरखे की क्या उपयोगिता थी? एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। हर व्यक्ति में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो कि मेरे देश में यदि सूत काटा जा रहा है, क्योंकि यदि मैं सही हूं 1947 से पहले जितनी कॉटन मिल्स मेरे भारत में थी उतनी विश्व में कहीं नहीं थी। कॉटन टेक्सटाइल का भारत सबसे बड़ा निर्यातक था। उस समय हमने शायद टेरिलीन, मैं तो बहुत बार, मेरा 59 का बर्थ है, 65-66 में तो नहीं, 70 के आसपास टेरिलीन शब्द सुना था और उस समय टेरिलीन एक लग्जरी मानी जाती थी। तो फिर मैं मूल में यह कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने चरखा इसलिए आंदोलन के रूप में जनता को दिया था ताकि देशभक्ति की भावना जागे, क्योंकि देशभक्ति की भावना जागृत करवाना आसान नहीं है। अपने अंदर जगाना आसान है, लेकिन दूसरे के अंदर देशभक्ति की भावना स्वतः ही जागती है, आप नहीं जगा सकते। तो इसलिए गांधी जी ने चरखा लिया, अहिंसा ली और साथ में सत्याग्रह लिया। और मैं समझता हूं इन तीन मूल मंत्रों के आधार पर गांधी जी ने जो पूरे विश्व को एक शिक्षा दी थी कि हम किस तरह दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में ही उन्होंने कमाल ही किया था जी। एक पूरे विश्व को अहिंसा और सत्याग्रह, या मैं चरखे को अलग रख रहा हूं, चरखा भारतीय परिप्रेक्ष्य में था, अहिंसा और सत्याग्रह का एक ऐसा रास्ता दिखाया था कि मैं समझता हूं नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री थे 16 साल बाद जब जेल से निकले थे तो उन्होंने ये कहा मैं तो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। मार्टिन लूथर किंग, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, आपको याद हो, वो भी गांधीवादी थे और गांधी जी की तो हत्या हो ही गई थी। तो एक ऐसा दर्शन शास्त्र है गांधी जी का जिसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। और जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, जैसा मुझे मालूम है राजस्थान विश्वविद्यालय में भी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट अलग था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाद में जो पॉलिटिकल साइंस से अलग होता अलग था, गांधीयन स्टडीज का एक पूरा सेंटर चला करता था जहां गांधीयन स्टडी पे पूरा लिटरेचर मिलता था। कई लोग गांधीयन फिलॉसफी पे पीएचडी कर रहे थे और आज भी पीएचडी कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि गांधीयन फिलॉसफी पर लाखों में पीएचडी पूरे विश्व में उनके व्यक्तित्व को लेकर की गई होगी, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन के ये शब्द से आने वाली पीढ़ी मुश्किल से इस बात पे विश्वास करेगी कि हड्डी और मांस का ऐसा पुतला इस धरती पर हुआ होगा। तो गांधी जी को जितना नमन किया जाए, जितना समर्पण किया जाए, उतना ही कम समझता हूं। अब एक दुर्भाग्य की बात और करता हूं, इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व में एक अमिट छाप, और यह मुझे कहने में कोई संदेह नहीं, यदि मैं सही हूं 100 से अधिक या 125 देशों में
महात्मा गांधी की आपको प्रतिमा मिल जाएगी। 125 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा मिल जाएगी। लेकिन फिर भी 1980 में एक व्यक्ति रिचर्ड एटनबरो, उसने हिम्मत की थी गांधी पिक्चर के निर्माण की, और उसमें जो गांधी की भूमिका थी बेन किंग्सले एक इंग्लिश एक्टर थे, कितनी खूबसूरती से बयां की थी। जहां तक मेरी मेमोरी में है, बेन किंग्सले, आई एम 101% श्योर, यदि उसमें कस्तूरबा जी की भूमिका थी, रोहिणी हट्टंगड़े जी ने की थी, यदि मेरी मेमोरी सही है। बिल्कुल। गांधी पिक्चर को मैंने 2 या 3 बार देखा था, 3 बार देखा था। उसके बाद भी जब आई टीवी पे आई देखा है। लेकिन क्यों देखा था 2 या 3 बार, शायद ये चर्चा में आगे इसका वर्णन करूं। अभी मैं चाहूंगा कि गोयल साहब कुछ मुझे लाभान्वित करें और देखने वाले मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो गांधी जी का व्यक्तित्व था वो पूरे विश्व के लिए एक देन थी। उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग, सत्याग्रह, और जो आपने बताया कि वो चरखा, कि वो एक सांकेतिक काम होता है पूरे देश के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना। आई थिंक नमक आंदोलन में शायद कुछ गांधी जी ने किया, बिल्कुल ज्यादा डांडी कूच, ये सारे के सारे उनके जो आंदोलन थे वो देश के अंदर देशभक्ति की भावना को प्रेरित करते थे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई थी तो हमें उसके साथ साथ उन लाखों बलिदानों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें दी, लड़ लड़ करके मरे, क्योंकि अंग्रेज खाली अहिंसा से भाग गए थे या भारत के खून, बलिदानियों के खून से भागे थे। ये विषय एक थोड़ा सा कई बार कंट्रोवर्सी ऐसे हो जाता है जब हम आपने जो एक शब्द यूज किया, जब वो शब्द यूज करते हैं कि दे दी आजादी, वो एक लाइन बनी हुई है, गाना है। मैं उस गाने से के विरोध में तो नहीं हूं, पर मैं उस गाने से पर्सनली सहमत नहीं हूं। उस गाने से हम अपने देश के उन लाखों बलिदान वीरों का इग्नोर, अपमान तो नहीं करते, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। गांधी जी की ताकत, अहिंसा की ताकत, और जो उन्होंने देश के अंदर लोगों में देशभक्ति को पैदा किया, और उसके साथ साथ उन लाखों वीरों की ताकत जिन्होंने दुनिया भर की यातनाएं सहते हुए लड़े, कुर्बानियां दी। इन सबके ज्वाइंट वेंचर से, इन सबके मिले जुले एफर्ट से ही देश को आजादी मिली थी। ये थोड़ा सा मेरा कहना है। और मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति का कद जितना ज्यादा बड़ा होता है, उसके द्वारा की गई कोई भूल जो है वो समाज को बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। गांधी जी के साथ मेरी नजर में आजादी के बाद जब देश के अंदर यह फैसला हुआ कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे और दोनों टुकड़े धर्म के आधार पर होंगे, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, यह फैसला ना होता अच्छा होता, धर्म के आधार के ऊपर में भारत ना बढ़ता। अगर यह फैसला हो गया था तो मुझे जहां तक इतिहास से जानकारी मिली है, उस फैसले का मतलब यह था कि सभी मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले जाएंगे और सभी हिंदू भाई भारत की धरती पर आ जाएंगे। उस वक्त गांधी जी ने देश के भारत में रह रहे मुस्लिम्स को ये शायद ऑफर दे दिया या उन्होंने सत्याग्रह कर दिया कि ये लोग भारत में ही रहेंगे। उस डिसीजन का जो एक नेगेटिव वर्जन है कि हिंदुस्तान पिछले 75 सालों से हिंदू मुस्लिम के एक द्वंद में उलझा हुआ है। हालांकि ये जो द्वंद है ये किसी आम लोगों का नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो पिछले 75 साल से, कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियन, वो पिछले 75 साल से हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं और उनके नाम की पॉलिटिक्स कर करके देश में ना जाने कितने दंगे, कितने नुकसान करवाए हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक भूल जो गांधी जी ने कर दी
उसका खमियाजा देश पिछले 75 साल से भुगत रहा है। जी। अब कर होगी तो होगी, लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है कि इंसान जितना बड़ा होगा उसको अपने डिसीजन करने में उतना ही सजग होना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि उसका आज का डिसीजन आने वाले समय में कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप बताइए। गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बड़ा व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। यह बात उनकी सही होती यदि बड़ा व्यक्ति गलती करता। यदि हम इतिहास के पन्नों में जाएं, मैं समझता हूं 1945 में वोटिंग करवाया गया था और 2 राज्य में, यह मेरी मेमोरी में है जो मैंने पढ़ा है, पंजाब और बंगाल प्रोविंस में वोटिंग हुआ था और तकरीबन 85% से कम नहीं, ज्यादा ही होंगे, 85% उस समय ये निकल के सामने आया था कि नहीं, अलग मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। पहली बात मैं बता दूं। अब क्या गांधी जी के हाथ में जो डंडा था उसको लेकर गांधी जी मुसलमानों के पीछे पड़ जाते, निकल भाग जाते पाकिस्तान। जिस संदर्भ में आपने कहा, हमारे यदि हिंदू भाई वहां से यहां आए थे, मुस्लिम भाई भी वहां गए थे, लेकिन जरूरी नहीं है सभी जाए। जो इस समय भारत में मुसलमान रह रहे हैं वो वही मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनने का विरोध किया था। इतिहास के पन्नों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और आज आपने जो कहा सारे मुसलमान वहां चले जाते, मैं पूछना चाहूंगा, आपने नाम सुना होगा जगन मोहन मंडल जी का, सुना होगा मैं समझता हूं, बंगाल के थे। क्या आपको मालूम है जब सबसे पहली पाकिस्तान की सरकार लियाकत अली खान की प्राइम मिनिस्टरशिप में बड़ी थी, जगमोहन मंडल, उनके पास 3 या 4 मंत्रालय थे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जी। जगमोहन नाम है, हिंदू ही होंगे। जगमोहन मंडल बंगाल से थे, लेकिन वो पाकिस्तान उन्होंने जाना क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए जी। ऐसे कई हिंदू हैं, लेकिन मैं सबका नाम नहीं बताना चाहूंगा जी। अब जो आपने आज बात कही है ना, उस पर मुझे ये बात करनी पड़ रही है। वैसे आज 2 अक्टूबर के दिन ये बात नहीं करनी चाहिए मुझे। एक मिनट, हमें इतिहास के पन्नों को टटोल कर देखना चाहिए। पाकिस्तान के बनने में ठीक है जगन मोहन मंडल का हाथ था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थी। लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, यदि मैं कहूं लॉर्ड माउंटबेटन का भी हाथ हो सकता है, और एक चौधरी रहमत अली जी, 4 लोग थे, ये मैं बता दूं जी। यदि आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे। जी। अब मैं भाई साहब आपसे एक जानकारी जानना चाहूंगा जी। क्योंकि आपने ये बात कहा कि उन्होंने मुसलमानों को रोक लिया, सबको चले जाना चाहिए था। क्या आपको मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मैं इतना बस पता है, फिर आगे आप बोलिए। मैं देखिए, ये हम परिचर्चा में बात करते हैं, मेरे को जो कुछ भी बोलना है मुझे अपने हिसाब से बोलना है। नहीं, मैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, मैं चलिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या जानता हूं क्या नहीं जानता हूं, चलिए वो एक अलग माफी चाहता हूं, मैं बता देता हूं। मैं समझता हूं काफी जनता को यह मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम आज ये मालूम हो जाना चाहिए। जिन्ना मोहम्मद अली जी का सरनेम नहीं था, चूंकि वो मूल से है, वो भी गुजरात के ही रहने वाले थे, ये भी काठियावाड़ी थे, बापू भी हमारे गांधी जी, और मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजरात प्रदेश की देन थी, जो वहां काठियावाड़ के रहने वाले थे। एक मोटी पनोली या पिनोली, आई एम नॉट एबल टू रिपीट, बट दैट वाज इन काठियावाड़, आई नो वेरी वेल। ठक्कर परिवार से थे, हिंदू परिवार से। कितने दुख की बात है। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, हमें अपने घर को देखना चाहिए, हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम मैं आपको बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना भाई पूजा, यानी ठक्कर, यानी हिंदू। उनकी माता का नाम मीठी बाई। मीठी बाई किसी मुस्लिम लेडी का नाम नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं, मैं बोल रहा हूं मोहम्मद अली, ये जिन्ना उनका सरनेम नहीं जो हम मानते। 95% लोगों को जिन्ना सरनेम लगता है। जिन्ना भाई, उनके फादर का नाम जिन्ना भाई
पूजा था, लेकिन वो पुजारी पुजारा हो सकता है क्योंकि ठक्कर में एक सरनेम होता है। हम दूसरों को ब्लेम दें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबसे फ्रंट पे 4 लोग थे पाकिस्तान के निर्माण में, लियाकत अली खान हो, चौधरी रहमत हो, या लॉर्ड माउंटबेटन भी थे, उनको माफ नहीं कर सकते आप, या मोहम्मद अली जिन्ना हो। एक हिंदू का परिवार मुसलमान बन गया और हम कह रहे हैं कि सारे मुस्लिमों को क्यों नहीं गांधी जी ने पाकिस्तान भेज दिया। किस तरह की हमारी मानसिकता है? हो गया आपका? हो गया, आप बोलिए। आपने जो एक बात कही कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये बात मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो मुझे आज आपने बताई, आपको नहीं मालूम था? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। चलिए, लेकिन इतिहास ये हमेशा बताता है कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। ये बात इतिहास में रोज बताता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि जो बात हमें इतिहास बताता है आपने आज उस बात को साबित किया है मेरे सामने कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि उनको डंडा मार कर भगा देते, नहीं, ऐसे नहीं है। देखो आपने ऐसे नहीं, आप ना तथ्य को तोड़ मोड़ के मेरे को पेश कर देते हैं। आपने उनकी एक महान भूल मानी। मैंने महान भूल का मतलब मैंने ये नहीं कहा हाँ। कि उसको डंडा मार के भगा देना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है जी। डंडा मार के किसी गलत आदमी को भगाया जाता है। मैं सिर्फ ये जानता हूं, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जैसा आपने बताया कि कुछ सर्वे हुआ, वो सब कुछ हुआ होगा, कौन गलत था कौन सही था वो सब बातें तो इतिहास में दफन हो जाती हैं। केवल एक तथ्य बचा है कि भारत के सभी नेताओं ने, उस वक्त के जितने भी भारत के नेता थे, उन्होंने धर्म के आधार के ऊपर इस विभाजन को, राजनीति की है ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप कुछ और करना चाह रहे हैं? जब धर्म के आधार के ऊपर यह मान लिया गया और उस वक्त भारत की राजनीति के ऊपर जो पकड़ थी वो केवल महात्मा गांधी की थी, और महात्मा गांधी ने जो आप शब्द इस्तेमाल करके उनको मार के भगा दिया जाता, ऐसा नहीं होता। उनको बाइज्जत, उस जो लोग मुसलमान थे उनको बाइज्जत पाकिस्तान भेजा जाता और पाकिस्तान के हिंदुओं को बाइज्जत हिंदुस्तान लाया जाता। ये शब्दों का इस्तेमाल होगा भाई साहब, आप शब्दों को जरा गलत तरीके से पेश ना। गलत नहीं करा, मैं तथ्य आपको दे रहा हूं। तथ्य नहीं है, तथ्य ये है, आप बात कर लीजिए। तथ्य ये है, आप बात कर लीजिए। डंडा मार के भगाने वाला काम नहीं था। हाँ। और ना कोई खाली गांधी को नहीं, फिर कैसे भगाया जाता? वो नहीं गए, भगाया नहीं जाता। हाँ। जब आपने धर्म के आधार के ऊपर डिवाइडेशन को मान लिया, हाँ, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि धर्म के आधार के ऊपर में सभी हिंदू बाइज्जत यहां आए, और यहां के सभी मुस्लिम भाई बाइज्जत वो नहीं गए ना। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मुसलमान चाहते थे कि हम भारतीय हैं, हम भारत बनाएंगे, फिर उनको कैसे भेजा जाता? नहीं, वो नहीं जाना चाह रहे, वो एक अलग विषय हो जाता है। ऐसे नहीं, आप बात को देखिए, कौन क्या चाहता है। इस चाहता तो उस वक्त कोई ये भी नहीं था कि डिवाइडेशन हो देश की, हुई ना, हुई ना, जाएगा, हुई ना। फिर लेकिन क्यों एक हिंदू ने ही विभाजन करवाया है देश का? अरे हम अपने घर को संभालें। नहीं, आप हिंदू को 100 गाली दे, उसमें कोई मुझे नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ठक्कर साहब इस बात से मैं तो कह रहा हूं आपको कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू थे, वो तो कन्वर्टेड है सारे। बिल्कुल। वो आज भी हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड है, इतनी अच्छी बात, सारे हिंदू हैं। फिर किस बात का थे? फिर हम उनको क्यों मार के भगाते? फिर आप मेरे बात को अगर आप गलत तरीके से पेश करोगे, नहीं, फिर आपने कहा ना उनको भेज देना चाहिए था, उनको बाइज्जत भेजना चाहिए था, मार के भेज देते हुए ये शब्द गलत। कैसे आप मेरे वो कैसे का तो जवाब ये है कि आपको जाना पड़ेगा, उसमें क्या है। पाकिस्तान में भी डंडा चला था, मेरे माता पिता पाकिस्तान से ही यहाँ आए थे ना। मेरे पिता केमल क्या वो आना चाहते थे, और माता गुजरावाले से आई थी, जबरदस्ती आए थे। लेकिन जब यहाँ के मुसलमानों ने कहा, जैसा भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुओं की संतान है, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम को लगा नहीं हम हिंदुस्तान से, इंडिया से प्यार करते हैं, वो यहां रह गए
अब किस तरह उनको भेजा जाता है, जरा ये तो आप बता दीजिए। ये ऐसे भेजा जाता जी। जैसे 90 के अंदर कश्मीर से हिंदू पंडितों को भेजा गया। वो तो लाठी नहीं, बंदूक के बल पे आप आतंकवादियों ने भेजा। आप जो कह रहे हो हाँ। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ ना। बंदूक के बल पे भेजा तो मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ बोले भाले कश्मीर पंडितों को। उसी तरीके से भेजा जाता। मैं तो जैसे 90 के, लेकिन आपने 90 का यदि आप तुलना करेंगे फिर तो वो पिस्टल के बेस पे आए थे। जैसे 90 के अंदर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को हमारे ही देश में विस्थापित कर करके इधर भेज दिया गया। जी। तो उसी तरीके से मेरा ये मानना, आपका नहीं मानना कोई बात नहीं, कि महात्मा गांधी की इस ऐतिहासिक भूल को देश आज तक भुगत रहा है। मतलब महात्मा गांधी की किस, मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक भूल थी महात्मा गांधी ने क्या, और इतनी बड़ी भूल थी। जितने मुसलमान अभी हैं 20% नहीं, उनको रोका था। मेरा अपना विचार है। नहीं रोका था। मैं अगर महात्मा गांधी के विरुद्ध बोल रहा हूं तो मुझे बोलने का अधिकार है। नहीं आप बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन तर्कसंगत बोलिए ना। तर्कसंगत बोल, महात्मा गांधी क्या कर, महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने इनको कहा था कि इनको यहां से नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। यस। अच्छा जी। और महात्मा गांधी थे जिन्होंने उस वक्त भारत के नेहरू के ऊपर जोर डाल करके 64 करोड़ रुपए की बड़ी संपत्ति पाकिस्तान को दी थी उस वक्त। हो सकता है दियो, बहुत कुछ किया था महात्मा गांधी ने। मानवता का पुतला था। मानवता का पुतला का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने बच्चों का गला घोट दो और पड़ोसी के बच्चों के ऊपर आप अपना प्यार उठाओ ताकि आपका नाम बड़ा हो जाए। ऐसी मानवता नहीं चाहिए। पहले अपना घर देखो, जब आपका घर सिद्ध हो जाए फिर आप पूरे आंकड़ा 84 करोड़ उस समय बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ करता था, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जी। जिस चीज से मैं अनभिज्ञ हूं मैं कभी उस पर विवाद नहीं करता। यदि ये कह रहे हैं तो चलो मैं स्वीकार लेता हूं, और गांधी जी को मैं भी गाली देता हूं। तो मैं मानवता क्यों ठूस ठूस के भरी हुई थी, फिर गलत तो नहीं वो आप मेरे मुंह में गलत शब्द हमेशा डालने की कोशिश नहीं, मैं नहीं करता। मैंने कोई गाली नहीं दी। मैं महात्मा गांधी की ऐतिहासिक भूल के ऊपर में एक कमेंट कर रहा हूं जी, और मैंने इस पर 2 ही कमेंट किए हैं। और दूसरा वो जो गाना है, मैं फिर कह रहा हूं, वो गाना बिल्कुल गलत है। आजादी के अंदर महात्मा गांधी जी का भी रोल था और उस अहिंसा की ताकत के साथ साथ लाखों बलिदानियों का भी योगदान था। आप हमारे देश के लाखों बलिदानों को, उनके परिवारों को कम से कम बेइज्जत ना करें वो गाना गा करके कि एक शख्स ने हमें बिना तलवार के आजादी दिला दी। मैं उस गाने के विरुद्ध हूं। मैं उस गाने पे बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि वो जो गाना है वो हमारे देश के लाखों वीरों का अपमान करता है। जी जी, ये है मेरे विचार है। अच्छा, अब मैं आपके विचारों में जो आपने प्रश्न उठाया था मैं उसका ही उत्तर दूंगा। क्या मैंने कहा, मैं कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, हर अवसर पे कहता हूं, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु। अरे 23 साल की उम्र में तीनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। आप तो सुनाम से आते हैं, मेरे ही शहर से। उद्धम सिंह जी मेरे ही शहर से आते हैं। भी 40 साल की उम्र में फांसी के फंदे, और उद्धम सिंह जी के घर पे हम जाते भी रहे। लेकिन सुभाष चंद्र जी का योगदान क्या कम था? लेकिन जब सुभाष चंद्र जी की बात होगी 23 जनवरी को मैं करूंगा। आज आपने ही परिचर्चा का प्रारंभ किया और आपने कहा हम गांधी जी की बात करेंगे। ये तो मैं परमात्मा का आभार प्रकट करता हूं, कम से कम मेरे में इतनी सद्बुद्धि तो आई कि मैंने शास्त्री जी को नमन कर दिया। 2 अक्टूबर का आज उनका भी जन्म है। हम गांधी जी और शास्त्री जी की आज बात कर रहे हैं। मैंने कब मना किया? इतने असंख्य जलियांवाला बाग जो हुआ था वो कब था? जी, मैं भूल सकता हूं मेरे माता पिता के आंसू को? जी, मैं तो आभार प्रकट करता हूं वही मैंने याद दिलाया ईश्वर साहनी का, जिन्होंने तमस जैसा एक सीरियल बना के जी पंजाबियों और सिंधियों को जी ये याद दिला दी थी कि विभाजन की पीड़ा क्या होती है। अब इस बिंदु को यही विराम देता हूं। मित्रों, एक बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। मैं गांधी को मेरी 12-13 वर्ष से पढ़ने की, विषय के अलावा पढ़ने की रुचि जागृत हो गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छोटा सा पुस्तकालय होता था। कभी छत्रपति शिवाजी की किताब ले आए, कभी महाराणा प्रताप की ले आए, कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ले आए। उस समय बच्चे थे, देखिए 12-13 साल का बहुत छोटी उम्र थी। फिर मेरे दिमाग में प्रश्न आया, ढूंढता रहा जी। वो 3-4 एक ही शेल्फ हुआ करती थी, एक ही कपबोर्ड में थी अलमारी, ठीक है जी। भाई साहब, मैंने प्रश्न किया, गांधी जी की पुस्तक नहीं मिली। हो सकता है 2 अक्टूबर का अवसर रहा हो। अच्छा। और मैंने कहा भाई साहब गांधी जी की पुस्तक, कि गांधी जी की पुस्तक यहां नहीं मिलेगी। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
जो कार्यालय था जी उसकी कबर्ड में जी मेरे देश के हर, मैं क्या कहूं, शहीद की, महाराणा प्रताप जैसे शौर्य वीरों की, या रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं की पुस्तक थी। जी मुझे कहा गया गांधी जी की पुस्तक यहां नहीं मिलेगी। जी मैं अनभिज्ञ रहा। वास्तविकता बता रहा हूं मित्रों, 1980 में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिबेट टीम का मेंबर था। महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक जगह है वर्धा, जी। और वहां बजाजवाड़ी है, और वहां बजाजवाड़ी में अभी भी हर साल जनवरी के महीने में एक इलोक्यूशन, वक्तृता स्पर्धा करवाई जाती है, जिसमें हर विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि भाग लेता है। जी तो चूंकि मुझे इलोक्यूशन और डिबेटिंग का शौक था, मैं गांधी जी से इतना परिचित नहीं था। मैंने कहा मैं जाऊंगा, सिलेक्शन होना था। अब मैं गांधी जी की पुस्तक, मैंने सबसे पहले जो बुद्धिमानी का काम किया था, सत्य के मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा पढ़ी थी। उनकी जो सत्य के मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा कई भाषाओं में है। याद नहीं होगा, 2005-6 में मैंने गुजरात में अपने एमएससी के विद्यार्थियों को कई मुफ्त वितरित करवाई थी मंगवा के, कि वो गांधी जी को पहचाने। जब मैंने उस पुस्तक का एक एक प्रश्न पढ़ा, मुझे लगा कितनी ईमानदार आदमी गांधी जी जी। हैं। मार्टिन लूथर किंग उनको सलाम कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला उसके बाद जेल से निकले थे, मैं समझता हूं 1990 के आसपास निकले थे। नेल्सन मंडेला का तो मुझे भी याद है। मार्टिन लूथर किंग की तो हत्या बहुत पहले हो गई। उसको, लेकिन नेल्सन मंडेला मैंने देखा है। नेल्सन मंडेला बिल्कुल मैंने लाइव देखा है। 1990 के आसपास वो जेल, तो और उन्होंने मैं गांधी जी को जो सैल्यूट फेंका था। मित्रों, नहीं, एक तो अपना यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी गांधी कौन नहीं अनुयायी गांधी जी की गाथा गाता। सारे ही गाते हैं। मैंने शुरू में एक बात कही थी, 125 देशों में कोई विश्व का मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसकी मूर्ति लगी हुई। जी पूरे विश्व में कोई ऐसा महान पुरुष बता दीजिए। लियो टॉल्स्टॉय बहुत महान थे, जी कार्ल मार्क्स महान थे, लेनिन महान थे, जी ये सब बहुत महान थे। क्या लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने गांधी जी के जीवन पर असर डाला था, जी गोखले, गोखले जी का नाम तो आपने सुना बिल्कुल होगा, सुना। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले पे गांधी जी ने एक पुस्तक भी लिखी है और मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन ये हो गए 40 साल लगभग। गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। वो अपना, क्या गोखले जी की इतनी प्रतिभाएं मिलेगी? ये वही बात होगी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। जी ये बात भी चलिए, मैं समझता हूं इस पर काफी चर्चा हो गई। जी बाद में अभी तक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जी इस बात का पश्चाताप नहीं है जी कि जिस हत्यारे गोडसे ने जी 30 जनवरी 1948 को जी एक महान संत की हत्या की थी, जी। वो गलत था। जी अब मैं मूल बिंदु पर आ जाता हूं। जी क्यों मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सुन रहे हो, कृपया मेरी बात ध्यान से सुन लें। जी बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। 82 में ये पिक्चर आई थी, नवंबर में रिलीज हुई थी। लगभग 83 में मैंने पिक्चर देखी थी। गांधी। जी हाँ, अच्छा। गांधी जी की हत्या आपको मालूम हो तो बिरला हाउस में की गई थी दिल्ली में। जी शाम को 4:30 बजे जब नाथूराम गोडसे जी बिरला हाउस की तरफ जाते हैं, तब तांगे में एक दाढ़ी वाले शख्स बैठे हुए थे, अच्छा। और उनका वही होलिया था जो हमारे आदरणीय गुरु जी का था। जी अब चूंकि एक बार आप पिक्चर देखते हैं, हो सकता है आपको गलती लगी हो, मैंने फिर 2 बार और देखी थी, मुझे याद है 3 बार उस समय थिएटर में जाके, क्या ये गुरु जी हैं? जी जब मुझे 100% लगा गुरु जी हैं, जी 1983 में ही उस समय के सर कार्यवाह प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और सर कार्यवाह एक बहुत ऊंचा पद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होता है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। तो उस समय एक बुद्धिजीवी वर्ग की मीटिंग बुलाई जाती थी। उसमें जितने भी लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर्स होते थे, या ऐसे रिसर्च स्कॉलर जो संघ से जुड़े होते थे, तो उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने पहले अपना वक्तव्य दिया, उसका मैंने फायदा, फिर जब प्रश्न का क्वेश्चन सेशन है तो मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा, आदर रज्जू भैया बोलते थे हम उनको प्यार से। जी राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा रज्जू भैया। मैंने कहा भाई साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने गांधी पिक्चर को 3 बार इसलिए देखा है, गुरु जी को उसमें दिखाया गया है, क्या यह बात सही है कि गुरु जी का हाथ गोडसे की हत्या में था? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर क्यों नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या उस समय जनसंघ था,
नहीं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बन गई थी, माफी चाहूंगा, अप्रैल 1980 में। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं गांधी पिक्चर रिचर्ड एटनबरो केस करता है कि आपने गुरुजी को वहां क्यों दिखाया? उसका उत्तर मुझे आज दिन तक कोई नहीं मिला। और मैं फिर प्रश्न करूंगा, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ गोडसे वध में था या नहीं? इसका उत्तर आप मुझे दे दीजिए, मैं जानना चाहूंगा। अक्सर हर पॉडकास्ट के अंदर आप मुझसे गलत सवाल कर देते हैं, अक्सर करते हैं, हमेशा मैं तो पूछ रहा हूं क्यों? आरएसएस एक संगठन है, भारत का संगठन है। मैं आरएसएस की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो आपका प्रश्न है जी, क्या उसमें गुरुजी थे नहीं थे, उनकी आरएसएस की लाइब्रेरी में उसकी किताबें क्यों नहीं थी, इन सवालों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? मैं तो आरएसएस के अंदर इज्जत करना अलग बात है। मैं तो आरएसएस का, मैंने आपसे पहले भी कई बार बात हुई है, मेरे परदादा जी जरूर आरएसएस के मेंबर रहे हैं जी, मेरे पिताजी भी नहीं रहे जी, मैं भी कभी आरएसएस का सदस्य कार्यकर्ता चलिए भाई साहब ये कह दिया तो, कि उनको नहीं मालूम, तो मुझे मैं इन बातों को मैं कैसे बात कर सकता हूँ? चलिए मैं कहूंगा कि आरएसएस के पास अपने कारण होंगे, जो भी उन्होंने डिसीजंस किए हैं। अगर पुस्तक की किताब नहीं थी या फिल्म के अंदर गुरुजी को दिखाया गया, आप अपने विचार तो व्यक्त कर सकते थे कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में होनी चाहिए थी। सीपी भसीन आप मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि हर चीज का एक पक्ष नहीं, दो पक्ष होते हैं जी। आप इसके अंदर किसी आरएसएस के व्यक्ति के साथ ये पॉडकास्ट करें, उसके बाद मैं डिसीजन दूंगा अच्छा कि आप भाई साहब आप गलत हो, ये मैं आपको या वो गलत होगा। आप आरएसएस के किसी भी अधिकारी को जाके बुला के बैठाइए, फिर भाई साहब भाई बात, आप आरएसएस के साथ बहुत नजदीक से जुड़े रहे हैं, आरएसएस के, मैं तो आरएसएस से कभी जुड़े ही नहीं हूं आज तक कभी, तो इसलिए आपको हकीकत नहीं मालूम। जो व्यक्ति जुड़ा रहता है मैं हकीकत मैं आपके जो आप कह रहे हो, मैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। आप जो कह रहे हो मैं उस चीज को मानता हूं। आपने आप अगर आप ये कहते हो कि वहां पर सभी की किताबें थी और गांधी की नहीं थी, तो मैं आपको वो जानते दीजिए, लेकिन हत्या में हाथ था आरएसएस का, मैं कह रहा हूं हत्या में हाथ था या नहीं था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं। फिर आप गांधी को युग पुरुष भी कह रहे हैं और उनकी हत्या का समर्थन भी कर रहे हैं। एक मिनट, ये बात मैं आज पहली यहाँ पर फिर आपने सॉरी, आप हमेशा ही मेरे कंधे पर रख करके गलत बात के बोलते हैं कि मैं गांधी की हत्या का समर्थन कर रहा हूं, तो कितनी गलत बात है जी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, चाहे वो गांधी ही क्यों ना हो जी, अगर वो दिग्भ्रमित होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना बड़ा इंसान होगा, अगर वो गलत डिसीजन करेगा तो उसके जब परिप्रेक्ष्य, उसके नतीजे उतने ही भयंकर निकलेंगे जी हाँ। अगर गांधी जी ने कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए उनके ऊपर में आरोप तो लगेगा ही लगेगा। बीच में खड़े मत रहिए, याद आप कहिए कि गांधी गलत था, बकवास था, और यहां कहिए गांधी। मैंने गांधी के बारे में आपको स्पष्ट कहा कि एक व्यक्तित्व के रूप में वो युग पुरुष थे, लेकिन भारत की आजादी के बाद जो उन्होंने इस देश के जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे को आप मेरी हर बात को गलत कोट करोगे। दो टुकड़े आप सीधा बोलिए ना, जो दो टुकड़े देश के हुए जी, अगर टुकड़े हुए थे तो जिस आधार पर हुए थे उस आधार को पूर्ण होना चाहिए था, वो आधार पूर्ण नहीं हुआ, उसका खमियाजा पाकिस्तान ही भुगत रहा जी। पाकिस्तान ने तो अपने आप को पहले दिन से डिक्लेयर कर दिया कि वी आर ए मुस्लिम कंट्री, उसका खमियाजा भारत 75 साल से भुगत रहा है। मैं ये कहता हूं कि गांधी जी की इस भूल का नतीजा देश 75 साल से भुगत रहा है, यह बात मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूं। अब आप इसके अंदर और नेगेटिव शब्दों को जोड़ करके मेरी बात को नेगेटिवली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो गलत बात है। जोड़े बात मैं कह रहा हूं, जोड़ेगा तभी जब कोई नेगेटिव बात करेगा। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप मेरी नेगेटिव बातों में और नेगेटिव, आप मेरी बातों में नेगेटिव बातें जोड़ करके उसको नेगेटिव एक्सप्लोर कर, चेंज हो गया। मैंने ये कहा, और जो आपने बात करी है चेंज हो गया, मुझे वो ध्यान में नहीं है, लेकिन हम जब बात करते हैं कई बार स्लिप ऑफ टंग तो बड़े बड़े लोगों से हो जाता है। आप या मैं, चलो आप तो खैर बड़े महान हो, मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूं। अगर मेरा कहीं कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए
तो आप उस चीज को मौके का फायदा नहीं उठाओगे। नहीं, आप नहीं। मेरे स्लिप ऑफ टंग को मुझे इंप्रूव चलिए। कराओगे कि ये आपका स्लिप ऑफ टंग है, जी। आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि कहने वाले की भावना समझ आती है। हमने भी बहुत लोगों को देखा है कि कहना क्या चाहते हैं, जी। अचानक स्लिप नहीं, ऑफ टंग ये से हो जाता है। वो शब्द बिल्कुल हो जाता है, मुंह कई से बड़े-बड़े नेताओं बोल से निकल हो जाता जाता है। है। तो अभी- आप मुझे ये ना कहें कि मैं अपने यू टर्न ले रहा हूं, हो सकता है मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो गांधी की बात गलत हुई, उनसे जो भूल हुई, मैं ये नहीं कह रहा वो कि slip of tongue गांधी थी ना? जी ने कोई, वो स्लिप ऑफ टंग थी आपकी। अगर मैंने ऐसा कह दिया था जैसा आप कह रहे हो, हाँ। तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। गांधी की भूल का नतीजा देश 75 सालों से भुगत रहा है। ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैंने एक बात ये भी कही कि उस गाने के ऊपर मैं यकीन नहीं कर सकता कि गांधी ने बिना तलवार के आजादी दिलवा दी। आजादी के अंदर जितना रोल गांधी जी का था, उससे कहीं ज्यादा उन वीरों का था जिन्होंने आजादी दिलवाई। गांधी जी की देन देश की आजादी नहीं मैं मानता, मैं गांधी की देन दो मानता हूं। जी। उन्होंने दांडी मार्च या चरखा उन चीजों से, आजादी के लिए अरे एक मिनट भाई साहब, मेरे को अपनी बात तो पूरी करने दो। उसके जरिए देश के लोगों को जोड़ा, उनके अंदर एक भावना पैदा करने की कोशिश करी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो उन्होंने अहिंसा का मूल मंत्र विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया, वो उनकी मैं अद्भुत और ऐसी मानता हूं उपलब्धि जो शायद उनके अलावा असंभवी थी। वो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी ही कर पाए हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि उनके अलावा असंभव थी। लेकिन देश की आजादी को से जोड़ना, अगर 125 देशों के अंदर गांधी की मूर्ति है, तो इसलिए नहीं है कि उसने देश को आजादी दिलाई जी, वो इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने पूरे वर्ल्ड को अशांति का शिक्षा दी। वो एक शिक्षक थे। मैं ऐसी आपसे शिक्षा कहा अहिंसा का पाठ तो गौतम बुद्ध ने दिया था, महावीर स्वामी जी ने दिया था। मैं कह रहा हूं आपको, जितनी ताकत के साथ गांधी जी ने ये चीज को 40-45 के युग में दे दिया, उतना बड़ी ताकत से कोई नहीं दे पाया। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर स्वामी भी नहीं दे पाए, उतनी ताकत नहीं दे पाए जितना गांधी जी ने दिया। ये मैं मानता हूं। 125 देश महात्मा बुद्ध को नहीं याद करते होंगे अहिंसा के लिए, महावीर जी को याद नहीं करेंगे, वो गांधी जी को याद करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, मैं मानता हूं उस चीज को। लेकिन आजादी अलग चीज है। और आजादी के बाद जो देश के बंटवारा हुआ, आपने कहा कि गांधी ने करवा दिया, मैंने ये नहीं कहा गांधी ने करवा दिया। गांधी जी देश के बंटवारे पे खुश नहीं होंगे, ये मैं मानता हूं, कोई भी खुश नहीं था। लेकिन बंटवारा हुआ, जो आपने 4 नाम लिए उन लोगों ने किया होगा। हम तो 2 ही नाम समझते थे आज तक। मैं तो जो जानता हूं माउंटबेटन, क्योंकि अंग्रेजों का वो शासन था, फूट डालने की उनकी नीति थी। और हमारे देश जोड़ने से पहले उन्होंने तोड़ दिया देश को। अली जिन्ना साहब, और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ऐसा है, आप हिंदुओं को 1000 गाली दे, गाली पर मैं सब नहीं करूंगा। ठक्कर मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई साहब, मेरे अनेक विद्यार्थी आप हिंदुओं को आप गाली दें, अच्छा। मैं आपकी गालियों को विरोध नहीं करूंगा, लेकिन आप गाली दे करके मुझे एंटी हिंदू नहीं कर सकते। चलिए, ठक्कर परिवार ने जब ये जिन्ना बना, उसने उसी दिन हिंदू को कलंकित कर दिया। मैं तो यही कहूंगा, अगर ये सच है, सच ही होगा। आप जो कह रहे हो, आपका कहा हुआ झूठ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है। हाँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि उसको आप हिंदू मत कहो, जिन्ना कहो, मुस्लिम मत कहो। मैं तो घर में भी एक मेरे पटेल भाई रह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी रहता रहे, के घर में गलत होता है। आपको हिंदू को गलत कहने में बहुत मजा आता होगा, पर मेरे लिए गलत क्यों कहूंगा? मेरे लिए आप बार बार कह रहे हो भी, मेरे लिए गलत है। वो चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, या ईसाई करे, कोई भी करे, गलत रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, एक बात अभी थोड़ी मुझे भी कहने दीजिए। अच्छा, जोड़िए आप। अच्छा, नहीं जोड़ता, कोई बात नहीं, आप कहिए, आप अंतिम कमेंट। मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं तो समझ रहा था, अब जरा मुझे बोलने दीजिए जी कि गोयल साहब से कहां स्लिप ऑफ टंग हुई है, जो मुझे खुद स्वीकार कर रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हुई है। नहीं, एक मिनट, फिर आप गलत कोट कर रहे हो। आपने मुझे कोट किया कि आप यू टर्न ले रहे हो, तो मैंने कहा कि हो सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यू टर्न ले रहा हूं, हो सकता है स्लिप टर्न होगी हो। मैंने ये नहीं कहा हुई है, मैंने बिल्कुल नहीं ये कहा। अच्छा, हो सकता। आपने कहा
कि आपने पहले ये कहा था, अब आप यूं टर्न ले रहे हो, बदम कर रहे हो। तब मैंने ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगा तो हो सकता है मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। मैंने ये कहा हो सकता है, अगर आपने ऐसा सुना तो हो सकता है हो गया हो। मैंने ये नहीं कहा मेरे से टंग की है, हो सकता है। चलो मित्रों, इस प्रकार की परिचर्चाओं में हम बिंदुओं से जुड़े रहें तो मैं समझता हूं वो इस देश की युवा पीढ़ी के लिए अच्छा हो। अच्छा, लेकिन मैं कहीं भूल ना जाऊं, युवा पीढ़ी से एक प्रार्थना करूंगा जी। मैं भी 1 या 2 बार ही गया हूं। जब कभी दिल्ली जाएं, 3 पवित्र मंदिर वहां भी हैं, जी। राजघाट, शांतिवन, विजय घाट। राजघाट बापू की समाधि, शांतिवन पंडित नेहरू जी की समाधि और विजय घाट शास्त्री जी की समाधि। आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। ये मैंने ही बोला था, याद करके कि आज 2 अक्टूबर है। मुझे तो याद 2 नहीं। अक्टूबर को भारत के दूसरे लाल ने जन्म लिया था। ये भी गाना है कि भारत के 2 लाल। भारत के। अब मैं दूसरे बिंदु पर आना चाहूंगा। जी। उससे भी मुझे लगता है लोगों को बहुत दर्द होगा। वो अभी इतिहास नहीं बना है। इससे दुखद बात क्या हो सकती है, जब 125 देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग गांधी जी के रास्ते पे चले थे। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं नेल्सन मंडेला को आपने टीवी पे गांधी जी की प्रशंसा करते हुए देखा था। लगभग 3 या 4 महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था, यदि हम दिमाग पर जोर डालें जरूर याद आएगा। और आप मीडिया की क्लिप निकलवा के देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1982 में जब महात्मा गांधी पर एक फिल्म बनी थी, उसके बाद लोगों ने गांधी को जाना था। उससे पहले कोई गांधी को नहीं जानना पड़ा। इतना दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको याद आ गया होगा, उन्होंने बोला था। इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि हम यदि उनको नमन नहीं कर सकते तो हम ये कहते कि उससे पहले लोग जानते नहीं थे। क्या रिचर्ड एटनबरो पहले जान गया था और हमें मालूम नहीं पड़ा था? बेन किंग्सले पहले जान गया था, हमें मालूम नहीं पड़ा था। किस प्रकार की हम राजनीति कर रहे हैं। वो योग पुरुष है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा कोई महान वैज्ञानिक नहीं है जिसने कहा था कि ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुआ होगा जो हड्डी और मांस का पुतला एक डंडा लेके चल रहा है। आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी, विश्वास नहीं करेगी। लेकिन हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि अब आने वाली पीढ़ी को विश्वास ही ना होने दें कि महात्मा गांधी इतने महान थे। और कुछ नहीं, जहां उनका मैं कोई रोल नहीं मानता। मैंने 4 नाम खुले लिए हैं, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली खान, लॉर्ड माउंटबेटन और एक हिंदू परिवार से निकला हुआ मोहम्मद अली जिन्नाभाई पूजा, जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करवाया था। मैं समझता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं महात्मा गांधी जी के किन शब्दों की से प्रशंसा करूं। उनमें कोई भी अवगुण दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई देता है। जब 33 करोड़ की आबादी थी, उस समय यह भी बता दो 1947 में, और 33 करोड़ की आबादी में एक महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलवा दी थी, यह भी मैं नहीं कह रहा। सुभाष चंद्र बोस भी इसी देश में पैदा हुए थे जिन्होंने क्रांति की थी। भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर इसी देश में हुए थे। शहीद उधम सिंह भी इसी देश में हुए थे। सबको शत शत नमन है। आज 2 अक्टूबर को एक बार फिर 1869 में जन्मे बापू महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं, और 1902 2 अक्टूबर को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी को शत शत नमन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि गांधी जी का व्यक्तित्व कभी भी डिस्टॉर्ट करके, तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं किया जाए। जो हकीकत है उसी के रूप में पैदा किया जाए। मैंने कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस समय यदि पीएचडी थीसिस निकाली जाए तो महात्मा गांधी जी पे जो रिसर्च हुई है, कम से कम लाखों में उन पीएचडी की संख्या होगी। क्योंकि कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च हुई है और भारत में भी हो रही है। मैं समझता हूं देश की युवा पीढ़ी, मेरा एक ही आपसे करबद्ध निवेदन है, यदि आपने नहीं पढ़ा सत्य के मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ लें, आपको गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। मैं अपने भाई रवि गोयल साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे मन में एक चेतना जागृत की, मस्तिष्क में चेतना जागृत की और कई बिंदुओं से मुझे अवगत करवाया। फिर एक पॉडकास्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।